नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सॉफ्टवेयर टॉपिक को स्टार्ट किए थे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में चर्चा की। मैंने जैसा आप लोगों को बताया है कि जहां पे मेरा हर सेक्शन खत्म हो रहा है उसके बाद इस एप्लीकेशन में क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है। मैंने खुद आपको 20, 30, 40 क्वेश्चन जितने एक घंटे में हो सकते हैं एक सेक्शन लेके करवाए हैं। उसके बाद टेस्ट का ऑप्शन दे रखा है। वास्तव में आप अगर नौकरी लगना चाहते हैं तो पहले थ्योरी क्लास ना देखें, पहले आप क्वेश्चन क्लास पे ही जाएं और साथ ही साथ आप उस टेस्ट को भी दें। 0 नंबर आएंगे, क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन उन दोनों चीजों से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं, सर जो समझा रहे हैं, उसमें हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और वास्तव में हमें कौन सी चीज के बारे में पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है मेरी बात। तो आज हम सॉफ्टवेयर टॉपिक के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। दूसरे हिस्से पे चलने का मतलब हुआ कि हमें जानकारी लेनी है या जानकारी प्राप्त करनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। अभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, 1-2 क्लास और लगेगी उसके लिए। उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहां पर मैं बताऊं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बता रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। आप कॉपी पेन लेकर नोट्स लिख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। क्या मैं गलत सोच रहा हूं? नहीं, मैं अच्छा सोच रहा हूं कि आप प्रॉपर नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक होता है पहला, जिसे हम कहते हैं सिंगल यूजर। क्या कहते हैं? सिंगल यूजर। नाम से पता चल रहा है, क्या कहेंगे? एकल उपयोगकर्ता। इसमें केवल एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक बार में केवल कितने यूजर काम कर सकते हैं? एक ही कर सकते हैं। यह है CUI। याद है क्या क्या मतलब होता है CUI का? बोलो। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। ठीक है। या CUI के साथ साथ मैं ऐसा लिखूं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और CLI। याद है क्या दोनों का मतलब? इसका मतलब क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। इन दोनों पर आधारित होता है। गुरुजी, कमांड को मतलब क्या है? मेरे समझ को नहीं आया। अरे, जब मैंने पहले दिन पढ़ाया था ना तो आपको बताया था कि एक कंप्यूटर में क्या जाता है? डेटा जाता है। डेटा पर कोई भी इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया जाता है। ठीक है। डेटा पर कोई भी क्या दी जाती है? इंस्ट्रक्शन, निर्देश, या उस निर्देश को चलाने के लिए दी जाती है कमांड। कमांड एक प्रकार का आदेश होता है। क्या होता है? आदेश। और इस पे निर्देश देने के बाद, इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमारा CPU प्रोसेस करके क्या बना देता है? इंफॉर्मेशन बना देता है। कैसे? कि आपको कहा गया कि 2 और 4। अब 2 और 4 कितने होते हैं? तो इस पे इंस्ट्रक्शन दी कि इसे प्लस कर दो और कमांड किया कि करो प्लस, तो 6 हो गया। ठीक है। ये है दोनों के दोनों डेटा और ये एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है। ये एक प्रकार का क्या है? निर्देश है। ये प्लस कर दो भैया। उसके बाद 6 बन गया, ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है। अब किसी कार्य को करने के लिए दिया जाने वाला आदेश या निर्देश क्या कहलाता है? कमांड कहलाता है। इसी के आधार पर हम हर बात को करने की कोशिश कर रहे हैं।
चलिए वापस बैक चलते हैं। यहां तक बात समझ आ गई गुरुजी? आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। यह CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या CLI कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित होता है। इसमें सभी कार्य कीबोर्ड से किए जाते हैं। सभी कार्य किससे किए जाते हैं? कीबोर्ड से किए जाते हैं। यानी कोई भी काम आपको करना है तो किसकी सहायता से करोगे आप? हर काम को आप कीबोर्ड से ही करोगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताऊं, इस CLI की या CUI की विशेषता, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता, इसमें अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कौन से व्यक्ति की? अनुभवी व्यक्ति। तथा यह मानव, बताया था मैंने, वह मशीन के बीच इंटरफेस करता है। आपसे कोई पूछे कि CLI और CUI या GUI किसके बीच इंटरफेस करते हैं, तो आप बताएंगे ये मानव और मशीन के बीच इंटरफेस का कार्य करते हैं। क्या इसका कोई उदाहरण है क्या आपके दिमाग में, जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, CLI पर आधारित हो या CUI पर आधारित हो? ज्यादा मैं नहीं सोच रहा हूं, सीधा बता रहा हूं। MS DOS क्या हुआ फुल फॉर्म? M का मतलब हुआ माइक्रो सॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत पहले माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। आजकल तो हम इसका यूज करते ही कहाँ है, इसके प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, कमांड ओपन करते हैं। अभी बात करेंगे कैसे करते हैं। अब कई बार पूछ लेते हैं कि वर्तमान की कंप्यूटर में अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहते हैं, डोस की तरह काम करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप अगर वर्तमान में डोस प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहते हैं, कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं, तो आपको पहले कीबोर्ड से विंडोज के साथ में R दबाना पड़ेगा। विंडोज के साथ में R दबाने पर कौन सा बॉक्स खुलेगा दोस्तों? विंडोज के साथ R दबाने पर आपका रन वाला बॉक्स खुल जाएगा। कौन सा खुल जाएगा? रन वाला। उस रन वाले बॉक्स में जाकर आप क्या टाइप कर देना? CMD टाइप कर देना। उस रन वाले बॉक्स में जाकर आप क्या टाइप कर देना? CMD टाइप कर देना। उसके बाद आपको डोस वाला प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। कई बार ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए, अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले प्रकार के बारे में बात की। इससे मैंने कहा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कितने उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं? केवल एक। दूसरे नंबर पे देखते हैं, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मल्टी यूजर, यानी क्या कहेंगे? मल्टी यूजर। मल्टी यूजर में क्या होता है? एक से ज्यादा उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर में क्या होगा? एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा, 2 3 4 5 उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं। इसमें क्या लिखूं? एक से अधिक यूजर। ये किस पर आधारित होता है? यह किस पर आधारित होता है? यह GUI पर आधारित होता है। अब गुरुजी GUI क्या है? समझ को नहीं आया। GUI को मतलब क्या है पहला तो बताऊं। GUI को मतलब हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या क्या के बीच इंटरफेस करे? यो भी मानव और मशीन के बीच इंटरफेस करता है। ठीक है, अब इस GUI को मतलब और समझाओ गुरुजी, मेरे थोड़ा कम समझ आया। ठीक है, बता रहा हूं, देखो स्क्रीन पर। आप घर जाकर या अभी अभी एक कोई वीडियो गाना चालू कर लो। अगर आपको लैपटॉप या मशीन चलानी आती है तो ठीक है, नहीं आती, मैं पहले उनके लिए बात कर रहा हूं, या जो अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूं। स्क्रीन पर देखना, किसी एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो इस चित्र को देखकर करते हैं, क्लोज के टिक पर। क्या कोई कमांड से क्लोज करते हैं क्या? नहीं, हम इस चित्र को देखकर क्लोज करते हैं, इसीलिए इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। इसमें कोई अनुभवी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। बच्चा देख लेगा 2-3 बार इस क्रॉस पे क्लिक करते हुए, तो इस क्रॉस को वो यूज करने लग जाएगा। अब इस क्लोज पर क्लिक करके आप जैसे ही एक्टिविटी करते हो तो 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है यस, दूसरा आता है नो,
तीसरा आता है कैंसिल, सच सच बताना ईमानदारी से, झूठ तो मुझसे बोल के भी क्या करोगे। अच्छा, सबसे पहले अपन इस क्लोज पर क्लिक करते हैं। आप लोग, मैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, इस क्लोज पर क्लिक करते हैं और इस यस पर क्लिक करते हैं। अगर वो गाना, अगर वो एप्लीकेशन बंद हो जाए तो ठीक है, वरना क्या करते हैं, दोबारा इस क्लोज पर क्लिक करते हैं। पिछली बार किस पे किया था, यस पर, इस बार किस पे कर देंगे, नो पर। कितनी ट्राई मारी, 2। वापस जाएंगे किस पर, इस क्लोज पर। पिछली बार किस पे किया, नो। उससे पहले किस पे किया, यस। इस बार किस पे करेंगे, कैंसिल। कितने तरीके सोचे हमने, 3। अगर तीनों से बंद हो जाए तो ठीक है मित्रों, वरना हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बंद कर देते हैं। क्या कोई कमांड याद करते हैं किस, या फिर जिसका लैपटॉप या कंप्यूटर है उससे बुलाते हैं, भाई साहब इसे बंद करना यार, हो नहीं रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम होता है। आजकल टच से भी टच करके कर लेते हैं। एक बार तो मैं बताऊं आपको, मैं एफिशिएंसी सिखाता हूं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट की जो एलडीसी वगैरह की एग्जाम में आती है ना, उसका मेरा एक बैच चल रहा था और मैं टेस्ट ले रहा था। टेस्ट लिया तो एक्सेल एफिशिएंसी में था, अधीनस्थ बोर्ड में पहले, बाद में उन्होंने वर्ड कर दिया था। तो जब टेस्ट ले रहा था तो एक बच्चा क्लास में बैठा, ऐसे एक्सेल में टेबल बनी हुई थी ऐसे, क्योंकि उसमें सेल छोटी छोटी होती है, तो यहां पर रोल लिख दिया, 1 2 2 लिख दिया, यहां पर नेम लिखा हुआ आ गया। अब उसका नाम था रवि शर्मा, एग्जाम्पल दिया है, रवि शर्मा हो तो बुरा मत मानना। अब क्या हुआ भाई, रवि शर्मा थोड़ा आगे चला गया। अब वो बंदा इसको जूम कर रहा, ऐसे पकड़ के, ऐसे ऐसे। अरे मैं कहा भाई क्या कर रहा है, सर इसको बड़ा कर रहा हूं। अरे मैंने कहा भाई मेरे मित्र, मोबाइल थोड़ी है कोई, मोबाइल में तो ऐसे पकड़ के करते हैं, इसमें भी हो रहा है, ये तो टच स्क्रीन है। मोबाइल में ऐसे पकड़ के करते हैं तो जूम हो जाता है, जितना मर्जी बड़ा कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। मोबाइल में ऐसा हो जाता है, लेकिन मॉनिटर सिंपल वाले पे ऐसा नहीं होता है। टच का आजकल जमाना चल रहा है, तो टच से तो अपन ऐसे कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका GUI में पॉसिबल है, ये कैरेक्टर यूजर में पॉसिबल नहीं था। ठीक है मेरी बात यहां तक, ठीक है सर। पीछे चलते हैं वापस, यहां हम बात को समझ रहे थे, एक से अधिक यूजर काम कर सकते हैं, GUI पर होता है, मानव मशीन के बीच इंटरफेस करता है, अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, अनुभवी नहीं है तब भी काम चल जाएगा। क्या इसका कोई उदाहरण बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकता हूं, आप लोगों को अगर इसके उदाहरण चाहिए तो देखते हैं अभी हम क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। एक आपका हो गया विंडोज, अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा हो गया लाइनेक्स, LINUX। तीसरा हो गया macOS, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये सारे के सारे एटसेट्रा लगा देता हूं, कुछ बच गए। ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक से ज्यादा उपयोगकर्ता इनमें काम कर सकते हैं। यहां तक बात समझ आई जी गुरुजी। अब इन सबके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, साथ के साथ देखते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था। सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं 1 नंबर पे, जिसका सबसे ज्यादा हम उपयोग कर रहे हैं। क्या नाम लिखा है, एंड्रॉइड। अच्छा नाम है, यूज कर रहे हैं। मैं बात ना करते हुए आपको बता रहा हूं, बनाने वाली कंपनी का नाम है इसका गूगल, गूगल ने बनाया है। कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया है, गूगल। कोई पूछे कि एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका हम आज के समय पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया, तो गूगल। कब बनाया गया, 2008 में। पहला जो इसका वर्जन था वो था एंड्रॉइड 1.0। एंड्रॉइड का पहला वर्जन था एंड्रॉइड 1.0। वर्तमान में सबसे नया वर्जन है एंड्रॉइड 1.0। नहीं लिखना इस बार, 10 लिखना है। 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, ऐसे 10 आ गया। ठीक है, सबसे नया वर्जन एंड्रॉइड 10 है। ऐसे इनके नाम बीच में दिए, ओरियो, किटकैट, ऐसे अलग अलग नाम भी इनके आए, लेकिन संस्करण को हम इस नाम से जानते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, जो आप बता रहे हो हमें समझ आ रहा है। पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा। क्या एंड्रॉइड गूगल ने बनाया है, 2008 में बनाया। सबसे पहला कब आया तो बता दिया 2008 में। क्या नाम था उसका? एंड्रॉइड 1.0। सबसे नया वर्जन बताओ? एंड्रॉइड 10 है। अच्छा अब बताओ ये किसमें काम आता है दोस्तों? तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में। किसमें इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल में प्रचलित है। क्या एंड्रॉइड के लैपटॉप या कंप्यूटर आते हैं? क्या नहीं। और मोबाइल के साथ साथ आजकल इसका उपयोग आजकल ही हुआ है, किसमें किया जाता है दोस्तों? स्मार्ट टीवी में भी किया जाता है। स्मार्ट टीवी भी आपके क्या आने लग गए? एंड्रॉइड। घड़ी आती है, घड़ी, एंड्रॉइड वॉच भी आने लग गई। एंड्रॉइड क्या आने लग गई? वॉच भी आने लग गई। एंड्रॉइड स्टिक्स भी अलग अलग आती है, जिससे आप किसी भी डिवाइस के साथ जोड़कर उसे एंड्रॉइड की तरह कार्य करवा सकते हो। तो एंड्रॉइड इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित प्लेटफॉर्म है। इसका कारण यह है कि जितने भी डेवलपर हैं वो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन आसानी से बना देते हैं। विंडोज की एप्लीकेशंस थोड़ा मुश्किल होती है, आईफोन की एप्लीकेशन भी थोड़ा मुश्किल होती है। जैसे अब हम भारत देश में रहते हैं, विकसित नहीं है अपना देश, विकासशील है। इस समय कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, 2020 का ये साल है, तो काफ़ी मशक्कत लोगों को जीवन के साथ करनी पड़ रही है। तो उसी कड़ी में हम बात करते हैं कि एंड्रॉइड एक प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत सारे फीचर्स देता है। आप इसके ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। अभी गवर्नमेंट भी कह रही है कि आने वाला जो युद्ध होगा वो हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, वो तकनीकी से लड़ा जाएगा। ठीक है, कोई किसी की साइट को हैक करेगा, कौन किस डेवलपमेंट की ओर जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ता जाएगा। और गूगल एक अमेरिका की कंपनी है जिस पर हम ज़्यादा चर्चा इसलिए कर सकते हैं कि भारत और अमेरिका की मित्रता चल रही है, तो वहाँ के एप्लीकेशन और प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। चाइना के एप्लीकेशंस को वर्ल्ड वाइड लगभग बैन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में सबसे पहले आपके सामने चर्चा की जिसका नाम था एंड्रॉयड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को एंड्रॉयड के बारे में जो मैंने जानकारी दी समझ आ गई। एंड्रॉइड किसने बनाया? पहला एंड्रॉइड कौन सा था? सबसे नया कौन सा है? कहाँ का एंड्रॉइड काम आता है? इतनी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। चलिए आगे बात करते हैं एंड्रॉइड के बाद दूसरे नंबर पे। एंड्रॉइड के बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं 2 नंबर पर मैकिंटोश, इसे बोलते हैं हम मैक ओएस। क्या बोलते हैं? मैक ओएस बोलते हैं। आई फोन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो एक और चीज बताता हूं, जो मैं आपको डेट्स बता रहा हूं, तो दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ी बहुत डेट्स इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान पुलिस में डेट का कोई महत्व रहेगा, क्योंकि डेट से संबंधित सवाल राजस्थान पुलिस में नहीं पूछे जाते। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पूछे नहीं जाते तो पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे विषय में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डेट यूनिवर्सल नहीं होती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट दी जाती है, किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ आता है, ऐसे अलग अलग डेट किताबों में होती है। उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं, तो आपको डेट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल चीजें डेट के बारे में आपको सोचनी है। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। मैकिंटोश बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? एप्पल। किसने बनाया इसे? बनाने वाली कंपनी का नाम है एप्पल। कब बनाया इसे? 1984 में। कब बनाया गया? 1984 में बनाया। ठीक है, इस मैक ओएस के भी अलग अलग वर्जन आते हैं, तो सबसे पहले 1984 में बना। अच्छा ये किस में काम आता है? ये आपका मोबाइल में भी काम आता है, ये मोबाइल के साथ साथ आपके कंप्यूटर में भी काम आता है, ये आजकल आपके स्मार्ट टीवी में भी काम आता है। भैया एप्पल वाले अलग अलग चीजें निकालते हैं, ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, अब जनरल सी बात कर रहा हूं, इस
मैकिन्टोश वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी आपको ऐप भी अलग से बनानी पड़ती है, क्योंकि जो आपका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है या विंडोज प्लेटफॉर्म है उससे अलग प्लेटफॉर्म होता है, उससे अलग आपका ये क्या होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें जनरल सा डिस्कशन नंबर अगले पर, जिसे हम कहते हैं यूनिक्स। क्या कहते हैं, यूनिक्स एक प्रकार का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उन्नीस सौ 70-71, भाई कहीं 70 दिया मिल जाता है, कहीं 71 दिया मिल जाता है। 1970-71 में इसे बनाया था केन थॉम्पसन व डेनिस रिची। इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों का नाम था केन थॉम्पसन और डेनिस रिची। डेट मैंने आपको बता दी 1970-71, कई जगह 70 दिया आता है, कई जगह 71, कोई बात नहीं, दोनों साथ आप लोगों को नहीं मिलेगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि डेट यूनिवर्सल इसकी नहीं होती है, ठीक है। चलिए यूनिक्स के बाद हम बात करें, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये भी आपका कौन सा होता है, मल्टी यूजर होता है। कौन सा होता है, मल्टी यूजर होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये आपका कंप्यूटर के लिए उपयोगी है। किस में उपयोगी है, कंप्यूटर के लिए उपयोगी है। और ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है सी भाषा व असेंबली भाषा पर आधारित है। इसमें जो कौन सी भाषा से बनाया गया था, सी भाषा और असेंबली भाषा में बनाया गया था। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पूर्ण रूप से सी भाषा में लिखा गया है या जिसमें असेंबली भाषा का भी उपयोग हुआ है, तो आप कहोगे यूनिक्स ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, केन थॉम्पसन डेनिस रिची ने 1971 बोल दो बनाया है, मल्टी यूजर होता है, कंप्यूटर के लिए काम आता है, सी भाषा में लिखा गया है। यूनिक्स की जो विशेषता होती है, इसके आधार पर जो काम करता है उसे हम कहते हैं सेल। यानी यूनिक्स में जो प्रोग्राम्स काम करते हैं उन प्रोग्राम्स या उन विशेषताओं को हम सेल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, जी सर कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां से आगे चलकर यूनिक्स के बाद अगला है जिसे हम कहते हैं लाइनेक्स। क्या कहते हैं, लाइनेक्स। कब की बात कर रहा हूं, 1991 में। बनाने वाले का नाम था लिनक्स टोरवाल्ड्स। ये यूनिक्स पर आधारित है। किस पर आधारित होता है, यूनिक्स पर। इसमें क्या नहीं आते हैं, वायरस नहीं आते। सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वायरस नहीं आते हैं, वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे कहा जाता है लाइनेक्स। इसके लिए एक वायरस बनाया गया था जिसे हम कहते हैं बिस वायरस। एक वायरस बनाया लाइनेक्स में डालने के लिए, सिर्फ बिस वायरस के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये भी इसमें कोई भी काम नहीं किया। ठीक है मेरी बात, दोबारा देखो क्या बता रहा हूं, लिनक्स टोरवाल्ड ने इसे बनाया था, ये यूनिक्स पर आधारित है, इसमें वायरस नहीं आते हैं। ये भी आपका एक GUI पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, GUI पर आधारित होता है। साथ के साथ कौन सा होता है, ये भी आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। समझ आ रही बात। इनकी आपको नाम बनाने वाले का, इनकी डेट आपको याद रखनी है, कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं वो भी आपको देखने हैं। कई बार सीधे सीधे पेपर में पूछ लेते हैं कि लिनक्स का आविष्कार किसने किया या यूनिक्स का आविष्कार किसने किया। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ आ गई। ये किस में काम आता है, आपके कंप्यूटर में काम आता है। किस में काम आता है, कंप्यूटर में काम आता है। एक और बात बता रहा हूं आपको, सुनने की कोशिश करना, क्या है, कंप्यूटर में उपयोगी होता है। ठीक है, अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में, यह है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है।
अभी ओपन सोर्स क्या होता है, मैं जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म करूंगा इसके बारे में अभी चर्चा करूंगा आज के इस सेक्शन में। क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स का सिंपल सा मतलब बताऊं, जो फ्री होता है, जिसके लिए आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके लिए आपको किसी प्रकार के भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम ओपन सोर्स के नाम से जानते हैं। क्या अकेला यूनिक्स ही लाइनक्स ही ओपन सोर्स है, या और भी कोई है ऐसे जो ओपन सोर्स की तरह काम करते हैं? उनके बारे में भी हम विस्तार चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम इतना नाम लिखते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है ओपन सोर्स, अभी हम बात करेंगे। इसके बाद एक और नाम लिख रहा हूं मैं, इसी के साथ लिख रहा हूं BOSS, बोस। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसलिए लिख रहा हूं कि बोस ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्ण रूप से इसी पर आधारित है। किस पर? इस लाइनक्स पर। क्या कह रहा हूं, बोस का मतलब क्या होता है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। बोस का मतलब क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। क्या कहूं बोस को, पूर्ण रूप से लाइनक्स पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये पूर्ण रूप से किस पर आधारित है? लाइनक्स पर आधारित है। साथ ही साथ कहूं, इसे बनाया किसने है? सीडेक पुणे, भारतीय कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर भी बना चुकी है, उसी ने इसे बनाया है, सीडेक पुणे। ठीक है मेरी बात? अच्छा, सबसे पहले इस बोस के बारे में और कुछ बात करूं। कब आया पहला वर्जन? लगभग 2007 में। अच्छा, ये भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स अभी 1 मिनट बाद हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं ये भी आपका किसमें काम आता है दोस्तों? कंप्यूटर में काम आता है। वापस सुनना, हम किसकी बात कर रहे थे विद्यार्थियों? हम बात कर रहे थे लाइनक्स की। 1991 में इसे बनाया, बनाने वाले का नाम था लिनक्स टोरवाल। यूनिक्स पर आधारित होता है, इसमें वायरस नहीं आते हैं। इसमें जो वायरस सबसे पहले डालने की कोशिश की गई उसे हम बिस वायरस के नाम से जानते हैं। GUI पर आधारित होता है, मल्टी यूजर होता है, कंप्यूटर में उपयोगी होता है। साथ ही साथ मैंने बताया ओपन सोर्स होता है, अभी बात करेंगे। बोस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये पूर्ण रूप से लाइनक्स पर आधारित है। ये सीडेक पुणे द्वारा 2007 में बनाया गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। इसका भी हम उपयोग किसमें करते हैं? कंप्यूटर में करते हैं। एक और के बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर और आगे डिटेल वाइज हम बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद अगला है, इसे हम बोलते हैं MS DOS। क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप कहोगे गुरुजी इसको इतना लास्ट में क्यों बताया? बता रहा हूं, इसका भी कारण बता रहा हूं। 1981 में ये इससे पहले, अब एक जने को मैंने कहा कि मेरा मोबाइल है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ जिसका नाम है एंड्रॉइड। मैंने एक को कहा कि मेरा मोबाइल इसमें आईफोन है तो उसमें मैकओएस डला हुआ है। एक को कहा कि नोकिया वाला है तो मेरे में नोकिया लूमिया यानी विंडोज डला हुआ है। तो उस लड़के ने मुझे कहा कि गुरुजी जब पुराने मोबाइल आते थे, नोकिया 1100 था, 1600 था, या जो जियो वाला छोटे वाला फोन आ रहा है अभी चल रहा है, उसमें क्या एंड्रॉइड है क्या? पहले जावा बेस्ड आते थे। तो दोस्तों पता है पहले क्या था कि पहले 1960 के दशक से ही ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रचलन है। यानी पहले इसे हम कहते थे इंटरफेस मैनेजर 1.0। टेक्निकली इसे विंडोज 1.0, 1.2 ऐसे भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट चल रहे थे पहले, उनका नाम इंटरफेस मैनेजर 1.0, 1.2.0, 3.0 ऐसे नाम देते थे हम। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, देखो कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस जो है, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस करता है। 1981 तक, 1981 में इसे जारी किया गया। कौन सी कंपनी ने जारी किया ये भी आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे जारी किया था। ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का सिंगल यूजर होता है।
कितने यूजर काम कर सकते हैं इसमें? एक बार में केवल एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है, एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ कहूं ये किस पर आधारित होता है? CLI पर आधारित होता है। या किस पर होता है? ये आपका CUI पर आधारित होता है। इसमें जितना भी काम होता है वो किससे किया जाता है? कमांड से किया जाता है। किससे किया जाता है? कमांड जो होती है, जो हम कमांड देंगे उसी के आधार पर ये सिस्टम काम करेंगे। दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार के बारे में हमने चर्चा की, जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग प्रश्न हम लोगों के लिए लेकर आते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, जिसे बोलते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इस समय सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्तमान में जो सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी का नाम है दोस्तों साथियों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर विंडोज की बात करें तो एक प्रकार का क्या होता है? ये आपका मल्टी यूजर होता है। क्या होता है? अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ये एक प्रकार का क्या होता है? मल्टी यूजर होता है। मल्टी यूजर के साथ साथ ये किस पर आधारित होते हैं? GUI पर आधारित होते हैं। बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों अगर विश्वास नहीं हो तो आप अपने चारों तरफ कंप्यूटर देखो, जहां भी आप पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो, पर्सनल मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो, वहां हर पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फिर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कॉमर्शियल पर्पस से जो मशीनें काम आती है वहां पर लाइनेक्स का भी यूज किया जा सकता है। ये ओपन सोर्स होते हैं। अभी जैसे ही मैं ये बात खत्म करूंगा फिर आपको ओपन सोर्स वाला कंसेप्ट बताऊंगा कि ओपन सोर्स का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए। मल्टी यूजर होता है, GUI पर आधारित होता है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम है, और पर्सनल कंप्यूटर में वर्तमान में सबसे ज्यादा जिन मशीनों का, जिन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नाम से जानते हैं। इसके कुछ संस्करण हैं जिनको डेट वाइज मैंने बताया है आपको। क्या क्या है एक बार सब लोग स्क्रीन पर देखो। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले इनका नाम विंडोज नहीं रखा, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है उसका नाम है बिल गेट्स व पॉल एलन। ये दो मित्र थे जिनने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने विंडोज को विंडोज नाम दिया, माइक्रोसॉफ्ट का ही कर्मचारी था जिसका नाम था रोनाल्ड हैंसन। इसने विंडोज को विंडोज नाम दिया, यानी पहले इसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जानते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला जो संस्करण आया था वो लगभग 1985 में आया था, जिसका नाम था इंटरफेस मैनेजर 1.0, जिसे 20/11/1985 को जारी किया गया। इसके बाद फिर आया इसी का दूसरा वर्जन जिसे हम कहते हैं इंटरफेस मैनेजर 1. की जगह पर इंटरफेस मैनेजर 2.0। कौन सा? 2.0। ये कब आया था? 9/12/1987 को आया। कुछ डेटे गूगल से मैंने, जो सोर्स थे मेरे, वहां से देखकर थोड़ा एग्जैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन डेट इतिहास वाइज नहीं बदलती है लेकिन स्टैंडर्ड वाइज बदलती है। एनसीईआरटी कुछ और कहता है, विकिपीडिया कुछ और कहता है, मैं कुछ और कहूं, तो मैं आपको प्रूफ कैसे दूंगा? जो मैं डेट्स आपको लिखा रहा हूं वह मैं एनसीईआरटी की किताबों का यूज करके बता रहा हूं, ताकि अगर डेट का भी कोई क्वेश्चन आए तो हम उस चीज पर रिट लगाने को तैयार रहें, हम उस चीज पर बात करने को, समझने को रेडी रहें। कोई दिक्कत नहीं है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा? इंटरफेस मैनेजर 1.0, 2.0, ये दो वर्जन आए। उसके बाद 1995 ने टेक्निकली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का सबसे पहला वर्जन जारी किया। पहले विंडोज आती थी 85 में भी, लेकिन उस समय विंडोज का नाम विंडोज नहीं होकर क्या था? इंटरफेस मैनेजर था। उसके बाद विंडोज 95 1995 में जारी किया गया।
उसके बाद विंडोज 98 1998 में जारी किया गया। उसके बाद विंडोज मी 2000 में जारी किया गया। फिर विंडोज एक्सपी 2004 में जारी किया गया, जो काफी प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम रहा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इस्तेमाल मैं विंडोज एक्सपी के जमाने से कर रहा हूं, यानी मैं खुद 2004 से मशीन चलाना सीख गया हूं, लेकिन मैंने 98 और 95 का यूज पहले कभी नहीं किया। और आपने तो शायद कहां से यूज करना स्टार्ट किया होगा? 7 से, क्योंकि जो लोग अभी पढ़ रहे हैं 2020 में, तो विंडोज 7 ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल में ली होगी। हम लोग 2006 में 4 में भी यूज कर रहे थे, तो विंडोज एक्सपी का ज्यादा प्रचलन उस समय था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सबसे बुरा प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में सबसे कम चला, जिसे हम कहते हैं विंडोज विस्टा। किस नाम से जानते हैं? विंडोज विस्टा के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ रही है। उसके बाद क्या आया? विंडोज 7 कब आया? 2009 जुलाई में इसे जारी किया गया। एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाती है, केवल अपन यहां तक काम चलाएंगे 2009, इससे भी काम चल जाएगा। विंडोज 8 को 17/10 यानी 17 अक्टूबर 2013 में जारी किया गया। ऐसे ही विंडोज 10 को जुलाई 2015 में जारी किया गया। दोस्तों इनका होता क्या है, इंडिया में थोड़ा लेट आता है। ट्रायल वर्जन पहले यूरोपियन कंट्री के लिए अमेरिका जारी करता है या अपने कर्मचारियों के लिए जारी करता है, ऐसे ईयर वाइज ये चीजें चलती है। तो कुछ डेटे मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम प्रैक्टिकली चर्चा करेंगे। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक खत्म होगा, हम जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करेंगे उनके साथ भी हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकली विंडोज के बारे में भी कैसे सवाल आते हैं ये हम बात करेंगे। यहां पर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ चर्चाएं आप लोगों के साथ करने की कोशिश की है। अब उसी चर्चा की उसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं काफी देर से 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। पहला शब्द मैं लिख रहा था ओपन सोर्स और आगे लिख रहा था सॉफ्टवेयर। अब मैंने सॉफ्टवेयर की प्रकार तो बता दिए थे, लेकिन उसमें कहीं ये ओपन सोर्स का जिक्र तक नहीं था। अब ये अचानक एक शब्द कहां से आ गया? दोस्तों विद्यार्थियों, मैं ज्यादा बड़े वादे नहीं करूंगा, अगर कोई करता है तो वो गलत कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। कोई अध्यापक परिपूर्ण नहीं है, कोई विद्यार्थी परिपूर्ण नहीं है और कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। हर देवी देवताओं में कमी है, चांद में भी तो दाग है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो चीजें मैं आपको मेरे विषय में पढ़ा रहा हूं वो 90% कवर अप करेगा और 10% उस सिलेबस का हिस्सा होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक इन द सीन। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न लिखकर आज की क्लास में बात बता रहा हूं इस चीज को पढ़ाने से पहले। वह व्यक्ति, ये व्यवहारिक प्रश्न है, वह व्यक्ति जो रामायण वह महाभारत दोनों से संबंधित है। 1 श्री कृष्ण, 2 हनुमान, 3 1 व 2 दोनों, 4 भीष्म पितामह। पहले इस प्रश्न को लिखने का रीजन सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये व्यवहारिक प्रश्न इसलिए है, ये मेट्रो पुलिस का एग्जाम हुआ था, मेट्रो का एग्जाम हुआ था जयपुर मेट्रो का 2016 में भी, जहां तक मुझे आइडिया है, अभी 4 साल पहले की बात बता रहा हूं। लेकिन मुझे बताइए ये कौन से जीके का प्रश्न है? करंट जीके है, इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान कल्चर है, इंडियन कल्चर, किसका प्रश्न है? नहीं, ये किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अपन सनातन धर्म के चारों ओर रह रहे हैं, यानी हम जिस देश में रह रहे हैं वहां पर ये चीजें कॉमन है। किसी भी जाति का व्यक्ति हो इन दोनों ग्रंथों को पसंद करता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई। यही नारा मैं बुलंद कर रहा हूं, वासुदेव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी, पूरी धरती हमारा परिवार है। ये हम हर एक भारतीय की बात है। जो मैं बोल रहा हूं सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। तो जब अच्छी बातें की जाती है तो अच्छा वाइब्रेशन आता है।
पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने अंदर बन जाता है। तो यही बात मैं यहां पे कर रहा हूं। तो ये एक जो नाम लिखा था उससे संबंधित ये प्रश्न कैसे हैं? गुरुजी श्री कृष्ण आओगा आंसर, मान लो, लिख लो, बोले मान ली, मैं मना थोड़ी करूं। गुरुजी ए और बी दोनों आओ, दोनों आ। गुरुजी ओ ज्यादा साल जियो, भीष्म पितामह, ओ आओगा आंसर। 3 ट्राई कर ली, ये सवाल फेल कराने वाला है, पास कराने वाला नहीं है। इसका आंसर आएगा हनुमान, 2 नंबर आ जाएगा। अब गुरुजी श्री कृष्ण क्यों नहीं था? तो दोस्तों श्री कृष्ण अवतार रामा अवतार के बाद था, यानी कृष्ण रामायण में थे ही नहीं। राम का अवतार पहले हुआ था, उसके बाद कृष्ण अवतार हुआ था। इसका मतलब राम भी यहां था। अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी की फोटो लगी थी, हनुमान जी विराजमान थे। आप अगर YouTube देखते होंगे जनरली आपके सामने आ जाते होंगे, भीम का घमंड तोड़ा हनुमान ने। कैसे तोड़ा? वो पूंछ लंबी करके उसके ऊपर से उठाने को, बहुत सारे किस्से अलग अलग देवी देवताओं को मिलते हैं, अलग अलग रामायण में अलग अलग बातें लिखी हुई है। ठीक है, यहां पर ये बात की मैंने। तो ये व्यवहारिक प्रश्न है, तो कुछ प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूं वो तो आएंगे, उसके साथ कुछ प्रश्न व्यवहारिक भी आएंगे। उसी में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था। अब मैं कह रहा हूं स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे मैं कहता हूं ओपन सोर्स। कौन सा कहता हूं? ओपन सोर्स। दूसरा कहता हूं जिसे कहता हूं प्रोपराइटरी। अब गुरुजी ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी ये शब्द हमने आज पहली बार सुने हैं, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। भाई साहब ये मान लो ये तो है सरकारी स्कूल और ये है प्राइवेट स्कूल। ठीक है, ये है जो सरकार फ्री दे रही है और ये जो है प्राइवेट जो पैसा लेकर दे रहे हैं। प्रैक्टिकल बात है जो आपसे कर रहा हूं। यहां पर देखना ओपन सोर्स और दूसरा कौन सा है? प्रोप्राइटरी। अब बता रहा हूं, पहले प्रोप्राइटरी के बारे में बता दो। वो सॉफ्टवेयर जिन पर किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का अधिकार होता है। जिस पर किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का क्या होता है? अधिकार होता है, उसे हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आप देखते होंगे किसी दुकान पर लिखा होता है प्रो लक्ष्मी नारायण चांदमल, भिखाराम चांदमल, कुछ भी दिया होता है, मतलब वो उस दुकान का, उस जगह का क्या है? प्रोप्राइटर है, उसका मालिक है। वो चाहे तो उस दुकान को बंद कर सकता है, चाहे तो आपकी एंट्री बैन कर सकता है, चाहे तो वो ना खोले, उसकी मर्जी है। उसे हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे उदाहरण बताऊं, विंडोज, वर्ड, एक्सेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जितने भी एप्लीकेशंस है ये सभी के सभी प्रोप्राइटरी है। इन पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर कंपनी का अधिकार है। इधर आते हैं, क्या बोल रहे हैं? ओपन सोर्स, वो सॉफ्टवेयर जिस पर किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का अधिकार नहीं होता है। किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का क्या नहीं होता है? अधिकार नहीं होता है। ठीक है, जैसे नाम लिख रहा हूं, PHP, MySQL, Linux, Office.org, Pango, Mozilla, एटसेट्रा। ये आपके ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। पेपर में सीधा सीधा नाम दिया हो जाता है कि इसमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एक का नाम वो लिखता हूं अपाचे सर्वर। ये कुछ ही ओपन सोर्स है जो फ्री होते हैं, बाकी सब चार्जेबल रहते हैं।
ठीक है, अब इनके बारे में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर एप्लीकेशन में पॉसिबल है, फिर थोड़ी सी बात और कर देता हूं इनके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहा था? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, साथ में बता रहा था प्रोप्राइटरी। ये ओपन सोर्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं, इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसके क्या देने पड़ते हैं? पैसे, और साथ में हमें क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। अब आप विंडोज का यूज कर रहे हो तो आपको उसकी लाइसेंस और की चाहिए होगी। ठीक है, पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है काम। लेकिन जो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री होते हैं, उनके लिए आपको किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, आपको किसी प्रकार के पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। सरकार बच्चों को इस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए उनको फ्री रखती है। फ्रीवेयर, शेयरवेयर भी इसी के उदाहरण है। पीछे लिख देता हूं मैं जिससे क्लियर हो जाए बात आपकी। पीछे चलते हैं वापस। क्या कह रहा था मैं इसी में? एक होता है फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ये कुछ उदाहरण है। आगे चलते हैं, यही हम बात कर रहे थे। एक सबसे बड़ा है वर्ड है सोर्स कोड। इसके सोर्स कोड उपलब्ध होते हैं। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है? वह कोड जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में, किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया है, जिसे प्रोग्रामर समझ जाता है। सिंपल सी बात है, आपको किसी होटल की सब्जी खानी है जो फेमस है, खाना खाना है फेमस है, उसकी रेसिपी अगर वो बता देगा उसने कैसे क्या बना रखा है, तो आप घर ही बना सकते हो, फिर वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ओपन सोर्स वाले ऐसे बताते हैं कि ऐसे बनाएं, आपको 2 मेन्यू बनाने सिखा दिया, आगे वाले आप बनाओ, डेवलपमेंट करो, आप उनके प्रोडक्ट में चेंज करके बिना पैसे जितने मर्जी यूज कर लो। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सोर्स कोड होता है वो उपलब्ध नहीं होता। ये कैसे बना है ये नहीं बताएगा। अगर आपने किसी इनके सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट की कॉपी कर ली तो आप पे केस कर सकते हैं, इनका पेटेंट होता है। ये केवल कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये आपको ट्रायल वर्जन देते हैं, आप महीने 20 दिन का यूज कर लो, फिर आपको पैसे देके ही काम करना पड़ेगा। अब गुरु जी व्हाट्सएप चलावा, फेसबुक चलावा, बांग तो पिसा ही कौन दिया, फ्री में चला है। भाई साहब थे तो पिसा कौन दो, लेकिन भाई कंपनियां का ऐड लगवा है, ऐड दिखा है बांग अंदर, बांगा पिसा ले आवे। अखबार 2 रुपया हुआ है, 3 रुपया हुआ, लेकिन बिन कॉस्टिंग ज्यादा हुआ है, बिन ऐड वाला पिसा दे तो भट्ठू कवर हो जाए भाई जी। आ गई बात समझ में? तो प्रोप्राइटरी ओपन सोर्स का कंसेप्ट भी मेरे हिसाब से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अब हम कुछ और बातें करेंगे। आज के सेक्शन में इतनी ही बात रखेंगे। बहुत कॉमन चीजें डिस्कस की हमने कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन कौन सी डेट को आए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, मल्टी यूजर क्या होता है, कुछ बातें हमने की है। मैं वापस आपको सजेशन दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन आंसर का सेक्शन देखें जो हर टॉपिक के बाद दे रखा है मैंने, उस क्वेश्चन आंसर सेक्शन को पढ़ें समझें, उसके बाद थ्योरिकल पैटर्न को देखें और कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज की क्लास में, आज के सेक्शन में विद्यार्थियों में इतनी ही बात करेंगे। अगले सेक्शन में फिर हाजिर होऊंगा प्रोसेसिंग सिस्टम के प्रकार लेकर, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, रियल टाइम क्या होता है, प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी है, किस प्रकार से उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में इतनी ही बात करेंगे दोस्तों। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।